क्या एक छोटा सा मास अपने वेट के कारण एक बड़े से मास को रोल करते हुए गिरने से रोक सकता है? ये सवाल जो है कुछ इसी तरह के सिनेरियो पे बेस्ड है। ये क्वेश्चन लिया गया है यान काल्दा के हैंडआउट से और ये है प्रॉब्लम नंबर 2। आपको तो पता ही होगा यान काल्दा का जो सेट ऑफ क्वेश्चंस है ये फिजिक्स ओलंपियाड के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें काफ़ी पॉपुलर है और IIT JEE एडवांस्ड के जो टॉप टियर स्टूडेंट्स हैं एस्पिरेंट्स हैं उनमें भी काफ़ी पॉपुलर है यान काल्दा अलॉन्ग विथ प्रोटॉप एंड अदर वेरी गुड बुक्स। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। मैं सिनेरियो पहले बता देता हूँ, फिर आप इस वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर कहा गया कि एक नॉन स्लिपरी इंक्लाइन है, ये इंक्लाइन है ये नॉन स्लिपरी है। इसके ऊपर एक सिलेंडर यहाँ पर प्लेस किया गया है। ये सिलेंडर जो है इसका मतलब स्लाइड नहीं कर सकता है इस इंक्लाइन पे, इसीलिए नॉन स्लिपरी कहा गया है। अब क्या है, सिलेंडर जो है इसका मास कहा गया कैपिटल M है। ये स्लाइड नहीं कर सकता लेकिन ये रोल करके गिर सकता है। ऑब्वियसली आप अगर किसी भी बॉडी को, इस तरह का सिलेंड्रिकल बॉडी को एक इंक्लाइन में रखते तो वो रोल करके गिर जाता है, लेकिन यहाँ ये गिरेगा नहीं। ये एक छोटा सा मास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, वो इसे गिरने से रोकेगा। कैसे रोकेगा चलिए देखते हैं। और इसका जो एक्सिस है, ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर का एक्सिस जो कि इसके सेंटर ऑफ मास यानी कि ज्योमेट्रिकल सेंटर से पार होगा, ये यहाँ से इसका एक्सिस पार होगा। दिस इज द एक्सिस। ये पेन जो है ये एक्सिस है, इसके सेंटर से पार हो रहा है। अ स्मॉल ब्लॉक, छोटा सा ब्लॉक विथ स्मॉल लेटर M, उसका मास है। एक छोटा सा ब्लॉक को यहाँ पर रखा गया है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सिलेंडर इज म्यू। ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर और ब्लॉक के बीच इस रीजन में, इस वाले रीजन में यहाँ पर जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। वो इसे स्लाइड होने नहीं दे रहा, वरना ये स्लाइड कर जाता। ये अगर स्लाइड कर जाएगा तो ये भी रोल करके गिर जाएगा, क्योंकि यही इस जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इधर एग्जिस्ट करके इसे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है। इसका वेट जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, अबाउट दिस पॉइंट जहां पर कांटेक्ट है, इस पॉइंट के अबाउट इसे एंटी क्लॉकवाइज एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है, जिसके कारण ये क्लॉकवाइज घूमते हुए गिर नहीं पा रहा है। उसके उल्टी दिशा में ये एक टॉर्क क्रिएट कर रहा है। What is the maximum slope angle alpha for the cylinder to stay at rest? मैं थोड़ा गलत तरीके से पढ़ गया। What is the maximum slope angle alpha for the cylinder to stay at rest? मतलब वो maximum angle alpha, ये जो angle of inclination है उसका maximum value कितना होगा? That means ये horizontal के साथ जो angle बना रहा है that is alpha, उसका maximum value कितना होगा? तो चलिए इसके लिए क्या करते हैं ना, इसके लिए थोड़ा सा एंगल बढ़ा के देखते हैं। थोड़ा सा एंगल बढ़ाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर अगर मैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थोड़ा बढ़ा देता हूँ तो ये ऑब्वियसली ये आगे थोड़ा सा बढ़ेगा, ये तो सही है, लेकिन ये थोड़ा सा इस तरह से रोल करते हुए आगे बढ़ेगा। ऐसे ये रोल भी कर जाएगा। ये रोल करते हुए क्या कर रहा है, देखें, ये रोल करते हुए ये जो फोर्स है, ये जो वेट है इसका, वो जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये दूरी बढ़ रहा है। इसका दूरी बढ़ने के कारण ये थोड़ा ज़्यादा टॉर्क क्रिएट कर पा रहा है। और इसका जो रोलिंग टेंडेंसी है इंक्लिनेशन बढ़ने के बाद, मैं थोड़ा लेमन भाषा में ही बोल रहा हूँ, आगे तो हम लोग इक्वेशन यूज़ करेंगे ही। जितना आप इंक्लिनेशन बढ़ाएंगे इसका रोलिंग टेंडेंसी उतना बढ़ रहा है, उतना ज़्यादा ये रोल कर सकता है। उसे काटने के लिए, उसे काउंटर करने के लिए ये जो अपोजिट डायरेक्शन वाला टॉर्क है उसे बढ़ना होगा, तब जाके ये रुका हुआ रहेगा। इसीलिए इसका डिस्टेंस देखें धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये जितना रोल करेगा इसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ज़्यादा टॉर्क क्रिएट होगा। ओके, सो ये एक सिचुएशन मान लेते हैं हम लोग। ये ऐसा सिचुएशन जो है ये अब इक्विलिब्रियम सिचुएशन है। इसके बाद आप एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बढ़ा दे तो ये और थोड़ा सा घूम जाएगा, जिसके कारण ये जो एंगल बना रहा है, ये जो एंगल है, ये एंगल इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा। और ये एक बार स्लाइड करने लगे तो इसे रोकने वाला कोई एलिमेंट या कोई फैक्टर नहीं रहेगा और ये रोल करते हुए गिर जाएगा। सो रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ कर लेता हूँ। हमसे चूँकि पूछा गया है कि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना होगा, तो यहाँ से
ऑब्वियसली हॉरिजॉन्टल के साथ वो एंगल हम कंसिडर करेंगे. सो ये एंगल, दिस इज द एंगल, लेट अस से दिस इज अल्फा. इसी का मैक्सिमम वैल्यू हमें पता करना है. हम ये वो सिचुएशन है जो कि अल्फा मैक्सिमम है. यानी इसके बाद अगर थोड़ा भी इसे इंक्लिनेशन को बढ़ाया जाए तो फिर ये स्लाइड करने लगेगा, क्योंकि इसका भी ये जो इंक्लिनेशन है, इसका भी जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, जिसके लिए मैं इसे ऐसे ऐसे मिला लेता हूँ, ये इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है. इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज दिस एंड दैट इज नाउ थीटा. तो जैसे ही अल्फा बढ़ेगा थीटा भी थोड़ा और बढ़ जाएगा और बढ़ते साथ ये स्लाइड कर जाएगा. दिस इज द सिचुएशन बिकॉज अल्फा इज मैक्सिमम. सो दिस इज द सिचुएशन वेयर दिस बॉडी इज एट द ब्रिंक ऑफ स्लाइडिंग. तो जस्ट स्लाइड कर जाएगा. थोड़ा सा भी आप अगर सिचुएशन को थोड़ा सा भी बदल देंगे तो ये इसके बाद ये स्लाइड कर जाएगा. ठीक है, मैक्सिमम अल्फा हमें पता करना है. तो कैसे पता कर सकते हैं? द ब्लॉक इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, ओके, मैं इसे दूसरे पेज में ले जाता हूं. मैं इसे दूसरे पेज में भेज देता हूं. और अब देखें सिनेरियो, हमें यहां से सारी चीजें कैलकुलेट करना है. रेफरेंस के लिए कुछ और लाइन भी मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूं, फिर सोल्यूशन पे बात करेंगे. जैसे कि ये अगर इसका सेंटर है तो इस सेंटर से इस बॉडी का जो वेट है वो एक्ट करेगा. तो इसीलिए मैं इसे थोड़ा नीचे ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इस ब्लॉक को भी जोड़ देता हूँ और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसे भी मैं इसके सेंटर से जोड़ देता हूँ. यहाँ से भी मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि इसी लाइन के अलॉन्ग जो है, इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा क्या? लगेगा इसका वेट. ठीक है, अब देखिए ये जो थीटा है, ये थीटा कितना होना चाहिए? बिकॉज ये बॉडी इसके बाद अब स्लाइड कर जाएगा. दिस इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फॉर दिस बॉडी. इसके बाद स्लाइड कर जाएगा. तो सिंपली हमने काफ़ी बार ऐसे सिनेरियो में हमने इंटर रिलेट किया है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड दिस एंगल, जो कि है टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन शुड बी इक्वल टू म्यू. वेल, ये आया कहाँ से? अगर ये आपका सवाल है तो मैं थोड़ा सा हल्का हल्का बता देता हूँ. लेट अस से ये वो बॉडी है, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेट अस से थीटा ही रखते हैं इसे. तो फिर इसका mg जो है, इस बॉडी का mg जो है, इसका दो कंपोनेंट्स बनेगा. एक तो mg साइन ऑफ थीटा जो कि इसे स्लाइड करवाएगा इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट बनेगा mg कोसाइन ऑफ थीटा. और नॉर्मल रिएक्शन जो है इस केस में ये इसी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा. और मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है, मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि म्यू इंटू mg कोसाइन ऑफ थीटा. चूंकि ये जब ये बॉडी एट द ब्रिंक ऑफ स्लाइडिंग होगा उस समय इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा. सो एट द ब्रिंक ऑफ स्लाइडिंग mg साइन ऑफ थीटा एंड म्यू mg कोसाइन ऑफ थीटा दोनों को बराबर होना होगा. तो ये mg कैंसिल हो जाएगा एंड म्यू शुड बी इक्वल टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय कोसाइन ऑफ थीटा, दैट इज टेंजेंट ऑफ थीटा. वही यहाँ पर है. सो थीटा का वैल्यू, थीटा को हमने म्यू से इंटर रिलेट कर लिया. अब हमें क्या देखना है? हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट अल्फा पता करना है. अल्फा मैक्सिमम कितना होगा? ये अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा, दैट मीन ये इस तरह से रोटेट नहीं कर रहा. अब रोटेट नहीं कर रहा यानी कि इस पे जो नेट टॉर्क पड़ रहा है वो नेट टॉर्क 0 होगा. चलिए, टॉर्क को हम इसी पॉइंट के अबाउट लगाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा दिख रहा है कि इसी पॉइंट के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है. तो इसी के अबाउट पता कर लेते हैं टॉर्क को. उसके लिए मैं इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, वरना आपको यहां पर दिखेगा नहीं. सो मैं थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूं. हाँ, तो यहां से अब हम ये पाते हैं कि इस बॉडी पे नेट टॉर्क 0 होना चाहिए. अब आप देखें, इसका अपना मास है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का मास यानी कि सिलेंडर का वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है. सिलेंडर का वेट कहाँ से एक्ट करेगा? इसके सेंटर ऑफ मास से. सो सिलेंडर का वेट इसके सेंटर ऑफ मास से एक्ट करेगा एंड दैट इज कैपिटल M इसका मास, सिलेंडर का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये जो छोटा सा बॉडी है, छोटा सा बॉडी का जो mg है वो यहाँ से एक्ट करेगा.
स्मॉल लेटर एम जी। हाँ, इसके सेंटर से यहाँ से एक्ट करवाना चाहिए था मुझे, लेकिन चूंकि कहा गया ये बहुत छोटा है तो थोड़ा इधर उधर हम कंसीडर कर सकते हैं। बहुत छोटा है ये बॉडी, बहुत छोटा, नेग्लिजिबल है इसके कंपैरिजन में, बहुत छोटा, पहले ही सवाल में ही कहा गया है। सो दैट इज स्मॉल लेटर एम जी। अब इस पॉइंट के अबाउट ही अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होने के कारण इस पॉइंट के अबाउट ये जो फोर्स टॉर्क क्रिएट करेगा जो कि इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाना चाहता है, अबाउट दिस पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट ये है, इसके अबाउट ये फोर्स इसे इधर रोटेट करना चाहता है, तो वो टॉर्क हम कैलकुलेट कर लेंगे। और ये फोर्स जो है इस पॉइंट के अबाउट इसे इधर रोटेट करना चाहता है, तो वो टॉर्क हम पता कर लेंगे। क्योंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, ये साथ ही साथ ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है हम कहेंगे। तो ये दोनों टॉर्क जो है अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करने वाला टॉर्क, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना होगा, तब जाके नेट टॉर्क इसमें 0 होगा। सो ये अगर मान ले कि टॉर्क टाउ 1 क्रिएट कर रहा है और ये टॉर्क टाउ 2 क्रिएट कर रहा है, तो वही उन दोनों टॉर्क्स को हम पता करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखें, उसके लिए हमें इस फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क पता करना है तो उस पॉइंट के अबाउट जो इसका आर्म है, दैट मीन परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज दिस वन, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हमें पता कर लेना होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए आप गौर से देखें, दिस लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये वाला लेंथ दैट इज आर। तो अगर मैं ये वाला एंगल या ये वाला एंगल पता कर लेता हूं तो इस ट्राइंगल से, जो कि एक राइट ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से मैं साइन कोसाइन रिलेशन से, किसी भी तरह का रिलेशन से, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा वो, ये वाला लेंथ मैं पता कर सकता हूं। कैसे पता कर सकते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। ये वाला एंगल अगर अल्फा होता है और ये वाला हॉराइजेंटल लाइन, ये हॉराइजेंटल लाइन, चूंकि ये वर्टिकल लाइन है, mg तो वर्टिकल लाइन के अलॉन्ग ही लगेगा, वर्टिकल लाइन है, उस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है, उस पे ये लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर है, दैट मीन ये हॉराइजेंटल लाइन है। अब जब ये हॉराइजेंटल, ये ट्रांसवर्सल, तो ये अल्फा, तो ये एंगल अल्फा होगा। यहाँ पर ये वाला एंगल जो है, दिस एंगल इज अल्फा। ये एंगल अल्फा हुआ तो ये एंगल 90 डिग्री होने के कारण ये एंगल 90 डिग्री माइनस अल्फा होगा, यानी कि ये एंगल, चूंकि ये 90 डिग्री है तो ये एंगल जो है ये एंगल अल्फा होगा। सो दिस एंगल इज अल्फा। इमीडिएटली हम ये कहेंगे दिस इज साइन ऑफ अल्फा, आर साइन ऑफ अल्फा। ये जो है ये आर साइन ऑफ अल्फा होगा, आर साइन ऑफ अल्फा, ये वाला साइड आर साइन ऑफ अल्फा। अब साइन ऑफ अल्फा देख ले, इस ट्राइंगल में साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज इज रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर। हाँ, ये रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर है, ये आर इज रेडियस। सो mg फोर्स, उसका आर्म, यानी कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जहाँ से रोटेशन होगा उससे इसका डिस्टेंस जो है, जिसके अबाउट हम टॉर्क पता कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है आर साइन ऑफ अल्फा है, दैट मीन टॉर्क T1, उसका मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो पहले मैं फोर्स को लिख सकता हूँ, उसके बाद मैं इसका आर्म लिख सकता हूँ साइन ऑफ अल्फा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेक्टर नोटेशन में मुझे पहले ये जो पोजीशन वेक्टर है उसे पहले लिखना पड़ता, फिर फोर्स वेक्टर, दोनों के बीच क्रॉस प्रोडक्ट होता। ठीक है, ये हो गया टॉर्क 1। अब टॉर्क 2 जब हम पता करेंगे, टॉर्क 2 भी तो हमें पता करना है। टॉर्क 2 जब हम पता करेंगे तो हमें ये वाला पहले पता नहीं, वैसे सॉरी थोड़ी गलती हो गई, मुझे पता करना होगा इस पॉइंट से ये जो है इसका, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं, ये तो नोन है, यहां से यहां तक, दैट इज नोन, आर साइन ऑफ अल्फा, दिस इज आर साइन ऑफ अल्फा। तो ये कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां से यहां जोड़ लेते हैं। अब ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने पहले ही बात किया है, ये mg भी वर्टिकली एक्ट कर रहा है, ये कैपिटल mg भी वर्टिकली एक्ट कर रहा है, यहां से इस पे भी परपेंडिकुलर, यहां से इस पे परपेंडिकुलर, दैट मीन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। सेम उसी तरह का हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये आप याद रखें, 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
अगर मैं ये वाला लेंथ पता कर लेता हूं, उससे इस वाले लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे ये लेंथ जो कि आर्म ऑफ दिस mg, ये हमें मिल जाएगा। कैसे पता कर सकते हैं? इसे पता करने के लिए आप देखें कि ये जो लेंथ है ये भी कैपिटल R है। अगर मैं समहाउ ये वाला एंगल पता करता हूं या ये वाला एंगल पता कर लेता हूं, तो साइन कोसाइन रिलेशन हमें मिल जाएगा। ये इसका या तो साइन ऑफ सम एंगल से मल्टीप्लाइड होगा ये, या कोसाइन से मल्टीप्लाइड होगा, सिचुएशन पे निर्भर करता है। अगर आप यहाँ से देखते हैं तो ये एंगल मुझे पता करना है, ये वाला एंगल, तो क्या करें? यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल भी थीटा होगा। ये पैरेलल लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, सो ये थीटा हो गया। ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ये अगर 90 डिग्री माइनस थीटा हुआ और ये एंगल 90 डिग्री हुआ, तो इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल हमें थीटा मिलेगा। सो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा। अब देखिए ये अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू थीटा, इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। सो ये बन जाएगा आर साइन ऑफ थीटा। सो हम कह सकते हैं दिस लेंथ यहाँ से यहाँ तक, जो सफ़ेद डॉटेड आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, जो कि इसका आर्म है, दैट इज इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा माइनस आर साइन ऑफ अल्फा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेम होना होगा। ये दोनों पैरेलल लाइंस है और ये दोनों भी पैरेलल लाइंस है, तो ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। सो इसका जो आर्म हो जाएगा वो हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा माइनस आर साइन ऑफ अल्फा। सो टाउ टू जब हम पता करेंगे तो हम ये कहेंगे कि टाउ टू इज इक्वल टू फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसका आर्म, दैट मीन अबाउट दिस पॉइंट, वो हो जाएगा r, कॉमन ले लेता हूं, साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। ओके, दिस इज r साइन ऑफ थीटा माइनस r साइन ऑफ अल्फा। तो इन दोनों टॉर्क्स को एक दूसरे के साथ बराबर होना होगा मैग्नीट्यूडनली, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के साथ बराबर होना होगा। दैट मीन हम कह सकते हैं mg r साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू mg r साइन ऑफ थीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। यहाँ से g और r आप कैंसिल कर दें, तो हमें क्या मिला? हमारा टारगेट अल्फा है, यानी साइन ऑफ अल्फा हम पता करेंगे। सो कैपिटल M साइन ऑफ अल्फा और स्मॉल लेटर m साइन ऑफ अल्फा, जो कि नेगेटिव साइन के साथ है, इधर आ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस m साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमें तो चाहिए साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू m, यहाँ से कैपिटल M प्लस स्मॉल m कॉमन हो गया, ये इंटू साइन ऑफ थीटा। सो अल्फा इज इक्वल टू इनवर्स साइन ऑफ दिस थिंग। लेकिन यहाँ थीटा जो है, थीटा भी तो एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, ये भी तो क्वेश्चन में गिवन है नहीं। दैट मीन इस थीटा को हमें नोन क्वांटिटी से सब्स्टिट्यूट करना होगा। थीटा गिवन नहीं है, थीटा को हम नोन क्वांटिटी से कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? उसके लिए आप यहाँ पर देखें कि टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू, म्यू तो गिवन है। अब म्यू के टर्म में, म्यू के फंक्शन में हम साइन ऑफ थीटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज टेंजेंट से साइन जाना कोई बड़ी बात है नहीं। कैसे जाए? इसके लिए मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। आप वैसे ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटीज जो है उसे यूज़ कर सकते हैं, मैं इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। जैसे कि अगर मैं इस एंगल को थीटा अज्यूम करता हूँ और कहा गया टेंजेंट ऑफ थीटा इज म्यू, दैट मीन इसका और इसका, इस साइड का जो रेशियो है वो म्यू होगा। दैट मीन ये इसे म्यू एक्स और इसे हम 1x यानी x मान सकते हैं। x को आप हटा दें, क्योंकि अल्टीमेटली जब ट्रिगोनोमेट्रिक रिलेशंस जो पता करते हैं, या साइन ऑफ थीटा, कोसाइन ऑफ थीटा, ये सारे जो पता करते हैं, उसमें x कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा, यहाँ पर भी x रहेगा, तो उसका मतलब नहीं कैंसिल हो जाएगा, तो लिखने का ही मतलब नहीं है। तो म्यू और 1 अगर हो, उस रेशियो में अगर हो,
तो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा म्यू स्क्वायर प्लस 1, म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दिस। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा जो है ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ x रखते हैं x तो यहाँ पर भी x रहता, x कैंसिल होता अल्टीमेटली। तो साइन ऑफ थीटा जो कि होगा opposite side, opposite of this angle, opposite side divided by hypotenuse. So mu divided by under root mu square plus 1. तो ये हो गया साइन ऑफ थीटा का वैल्यू। उसी वैल्यू को हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं उस वैल्यू को, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ अल्फा इज इक्वल टू, एक ही लाइन में मैं लिख देता हूँ, इनवर्स साइन ऑफ दिस थिंग एंड दिस थिंग, यानी कि m डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस m, and sine of theta is mu divided by under root mu square plus 1. So this is the ultimate value alpha, यानी कि maximum angle of inclination. इसके बाद अगर आप angle of inclination को increase करते हैं तो ये और थोड़ा सा थीटा, ये थीटा जो है increase कर जाएगा, increase करते साथ ये slide करना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही slide करना शुरू हो जाएगा तो ये sufficient arm नहीं बन पाएगा इसका। इस पॉइंट के अबाउट जो आर्म बन रहा है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा कि इसका टॉर्क और इसका टॉर्क बराबर हो पाए, यानी इसके टॉर्क को ये टॉर्क बैलेंस करे, उतना बड़ा आर्म क्रिएट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्लाइड करते करते नीचे गिरते जाएगा, ये सफिशिएंट ऊपर चढ़ेगा ही नहीं, सफिशिएंट डिस्टेंस बनेगा ही नहीं। हैंस उसके बाद इस एंगल के बाद ये स्लाइड करना शुरू कर जाएगा। तो यान काल्दा का जो सोल्यूशन का सीरीज़ है, इसका जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जल्द मिलते हैं।